हेलो बच्चों, हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आप लोगों ने अपनी होली का जो त्योहार है बड़े अच्छे से मनाया होगा, मजे किए होंगे। ठीक है, तो ये आपका गैप था, ब्रेक था आपके लिए एक तरह से। ठीक है, तो आज वापस से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बोले तो सरल आवर्त गति का माइंड मैप लेक्चर। सर जी हाँ, बहुत प्यारा, बहुत खास टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके हर साल बनते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मेरे पास कि भाई टॉपिक के अपने पास जो मेन मेन की पॉइंट्स है जो हमें याद रखना होता है, जरा उन पर नजर डाल जाए। ठीक है, सबसे पहले जरा बात करते हैं। सर मेरे पास क्या है, आवर्ती गति। आवर्ती गति का सीधा सिंपल मतलब क्या होता है कि सर ऐसी गति जो समय के साथ अपने आप को दोहराता है ना। ऐसी गति जो समय के साथ अपने आप को दोहराती है। बच्चों जरा एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा ना कैमरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, सो ठीक कर देते हैं। एक मिनट बच्चों, अभी ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार की गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को दोहराती है, हम उसको बोलते हैं सरल आवर्त गति। ठीक है, तो बोलते हैं वह गति जो समय के साथ अपने आप को दोहराए आवर्ती गति कहलाता है। और जिस समय में यह दोहराता है, जिस समय अंतराल में ये अपने आप को दोहराती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त काल। ठीक है भाई, चलेगा, ओके। फिर बोलते हैं दोलनी गति। दोलन गति क्या होता है, आवर्त गति का एक स्पेशल केस है। आवर्त गति का एक स्पेशल केस होता है दोलनी गति। और क्या होता है कि सर उस प्रकार के बोले इस प्रकार की आवर्ती गति जिसमें जो वस्तु है किसी एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है। एक निश्चित बिंदु है, उसके इर्द गिर्द आगे पीछे या ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है। किसी एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द जब आपकी गति होती है तब आप उसको क्या बोलते हो, दोलनी गति कहते हैं। चलेगा, हाँ सर। तो आवर्ती गति जिसमें कण एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है, क्या बोलते हैं हमारे पास, वो बनता है दोलन गति। ठीक सर, बात करेंगे अब दोलन गति। हालांकि इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी भैया अपनी जनरल नॉलेज के लिए कि भैया दोलन गति में क्या होता है कि आपका जो होता है त्वरण वो समानुपाती होता है माइनस एक्स की पावर एन की। सर एन क्या होता है, एन यहाँ पे आपकी होती है विषम संख्या। एन मेरे पास क्या भैया, एन मेरे पास कोई भी विषम संख्या हमारे पास हो सकता है। आई होप ये बात सभी को एकदम क्लियर रहा होगा। फिर हमारे पास आता है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या है, दोलनी गति का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट हमारे पास होता है। मतलब कि इसी फॉर्मूला में अगर n का मान 1 रख दिया जाए तो वो बन जाता है आपका सरल आवर्त गति। तो बोलता है पास कि जब आपका a त्वरण समानुपाती हो माइनस एक्स के, वो बनता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब आपका त्वरण x के समानुपाती है तो भैया बल भी मेरे पास क्या है, माइनस एक्स के समानुपाती होता है। सर कौन सा बल है, ये बल, इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। रीस्टोरिंग फोर्स को बोलते हैं सर। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब कि आपका होता है प्रत्यानयन बल। ऐसा बल जो कि वस्तु को हमेशा अपनी माध्य अवस्था पे लाने की कोशिश करता है। ऐसा बल जो वस्तु को हमेशा अपनी माध्य अवस्था, मतलब जहां पे कुल बल 0 होता है वहां लाने का ट्राई करता है। सर ठीक है, चलेगा। तो हमारे पास क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स समानुपाती माइनस माध्य स्थिति से विस्थापन। चलेगा, अच्छा। अब भैया सरल आवर्त गति हम सिलेबस में पढ़ते हैं दो तरह का, एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर। लीनियर का मतलब होता है रेखीय। जब मेरे पास कण की गति एक सरल रेखा पे होता है, मान मेरे पास स्प्रिंग है, हाथ से स्प्रिंग से ब्लॉक को बांध दो, तो जैसे आप उसको एक तरफ सरकाते हो सर वो एक लाइन पर ही आगे पीछे गति करता है, उसको बोलते हैं लीनियर एसएचएम। और जब मेरे पास बात करें एक पेंडुलम की तरह लटका होता है, एक तरफ सरका दो तो ये ऐसे 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 करता है मोशन, एक बिंदु के इर्द गिर्द यह कोणीय रूप से घूमता है, उसको बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे त्वरण समानुपाती होता है माइनस एक्स के, समानुपाती हटाते हैं तो नियतांक आता है जो कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, चलेगा, हाँ सर। सेम तरह से एंगुलर एसएचएम में यह है आपका त्वरण, यह है कोणीय त्वरण। ठीक है, मेरे पास क्या होता है, यहां पे इसको हम लोग कहेंगे कोणीय त्वरण। समानुपाती कोणीय विस्थापन के समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक से कितना हुई, ओमेगा स्क्वायर आएगा। चल ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ये बेसिक कंडीशन है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। चलेगा, बात करें इससे जरा आगे की, सुनो। तो इस सबसे पहले बात करते हैं सरल आवर्त गति में। ठीक है, सबसे पहला कि भैया हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति होने के लिए और कुछ नहीं तो आपका a समानुपाती माइनस एक्स होगा। समानुपाती हटाओगे तो एक नियतांक निकल के आएगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं x का द्विघात समीकरण। सर ऐसा क्यों, देखो
त्वरण मेरे पास होता है x का 2 बार अवकलन करने से आपको त्वरण मिलता है। ये बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, इसको बोलते हैं x का द्विघात समीकरण। अब ये क्या है, प्योर मैथ्स का पार्ट है, इसको आपको सॉल्व नहीं करना होता, इसका डायरेक्शन आपको नहीं निकालना होता है, डायरेक्ट आंसर याद रखना होता है। सर क्या कि इसको हल करने पे आपको ये समीकरण मिलता है x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव। सर इसमें a क्या होता है, a को हम लोग बोलते हैं आयाम, आयाम बोले तो माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन को कहते हैं। ओमेगा कोणीय आवर्ती को कहते हैं, फॉर्मूला होता है 2 पाई बटा टी या 2 पाई इंटू एफ। टी यहाँ पे क्या होता है आपका आवर्तकाल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, लिख देता हूँ भाई टी आपका यहाँ पे क्या होता है, टी आपका होता है आवर्तकाल, टी आपका होता है आवर्तकाल, और f हमारे पास क्या होता है आपकी आवर्ती बोले तो फ्रीक्वेंसी। आई होप ये बात सभी को क्लियर है। और जो आवर्ती होता है वो आवर्तकाल का उल्टा भी होता है, तो ठीक है चलेगा। और फाई को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक कला, मतलब कि शुरुआत में आपकी गति कहां से प्रारंभ हुआ है ना। प्रारंभिक कला आपको ये दिखाता है कि t बराबर 0 पे कण आपका कहां पर था, ठीक है चलेगा। हाँ जी सर, और ओमेगा t प्लस फाइव, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं कुल कला, ठीक है। समीकरण के हिसाब से क्या है, कला मतलब कोण है, समीकरण के हिसाब से कला का मतलब क्या है, कोण, कि ये कितना कोण है। बाकी अगर बात करें अंग्रेजी में, भैया कला को बोलते हैं फेज, कि भैया अभी आपका कण किस फेज में है, किस अवस्था पर है, कहां पर है, कहां से वो चलना प्रारंभ कर रहा है, वो दिखाता है प्रारंभिक कला। और ओमेगा टी प्लस फाइव वो दिखाता है कि टी समय पे आप कहां पर, समझ लो। प्रारंभिक मतलब शुरुआत कहां से हुई है, और कुल कला मतलब कि इस गिवन टाइम पर, टी टाइम पे आप लोग कहां पर हो, ये दिखाता है आपका ये, ठीक है। तो जो आपके पास x है, x है आपका t समय पर विस्थापन, तो ठीक है। तो आप क्या है, ये कण के विस्थापन का समीकरण होता है किसी भी टाइम t पर। तो टाइम t यहां पे रखकर कण का विस्थापन निकाल सकते हो, या विस्थापन बताओ तो t निकाला जा सकता है, ठीक है चलेगा, बहुत बढ़िया। यहां बात करते हैं। अब देखो एस एच एम, भैया मेरे पास कौन कौन सी समीकरण आपको दिखती है, भैया a साइन भी हो सकता है, तो यहाँ लिखा है a कॉस भी हो सकता है। सर साइन के अंदर 2 3 4 ओमेगा कुछ भी हो सकता है, बटे में भी डिवाइड में ओमेगा बाय 2 ओमेगा बाय 3 ओमेगा बाय 4 कुछ भी, मतलब कुल मिला क्या है, साइन के अंदर कुछ भी, कोस के अंदर कुछ भी, ऐसी कोई भी समीकरण अगर मेरे पास आता है विस्थापन x बराबर, तो वो सभी आपके एस एच एम को दिखाते हैं। या फिर कभी कभार भैया आपको दिखता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये भी आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, और इनके लिए जो मेरे पास आता है आयाम, वो कितना आएगा, साइन का गुणांक a का स्क्वायर, कॉस का गुणांक b का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, ये इनका आयाम बनता है। चलेगा दोस्त, हाँ जी सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सुनो क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम देखो क्या बोलता है, फेजर डायग्राम एक सिंपल बात बोलता है कि एस एच एम को दिखाने का एक नया तरीका। सुनिएगा कि मानो कोई एक कण है जो एक समान वृत्तीय पथ पे गति करता है, एक समान वृत्तीय पथ पे गति, क्या बोलते हैं इसको, सर यूसीएम कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय पथ पे गति हो रही है, होने तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अब क्या है कि एक समान वृत्तीय पथ पे गति करते समय आपके कण का किसी भी एक डायमीटर, किसी भी एक व्यास पे जो हम डालते हैं प्रक्षेप, प्रक्षेप में समझते हो, प्रोजेक्शन, कि भैया उसका परछाई डालो, कि भाई इसकी परछाई यहां बनेगी, इसकी परछाई यहां बनेगी। तो जब चक्कर काट रहा होता है तो उस परछाई के जब पथ को आप लोग देखते हो, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वो परछाई यहां से पहले यहां जाएगी, फिर वहां से यहां पर आएगी, फिर यहां से यहां जाएगी, फिर यहां से वापस आएगी। अच्छा, और यही आपके सरल आवर्त गति को दर्शाता है। अच्छा, तो एक है माध्य अवस्था जहां पे कुल बल होता है जीरो, माध्य अवस्था जहां पे कुल बल होता है जीरो, है ना। फिर बस क्या है, फिर जब आगे जाओगे तो एक बिंदु होगा अधिकतम विस्थापन वाला, तो अधिकतम विस्थापन बनता है आपका आयाम, ठीक सर। फिर वहां से वापस आते हो यहाँ पे, फिर जाओगे पीछे, फिर आगे, तो नेगेटिव में भी क्या होता है, एक आपका बनता है आयाम। तो एक्सट्रीम सबसे अधिक विस्थापन मध्य अवस्था से आगे भी होता है और पीछे भी होता है, तो ये दो तरह है ना, आयाम आयाम, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, अंतिम बिंदु, ठीक सर। तो हमारे पास पूरा एक साइकिल, पूरा एक एसएचएम कभी कंप्लीट होता है सर, जब हम शुरू करते हैं माध्यावस्था से और घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरुआत किया था। पूरा कि सर आगे जाना, पीछे आना, फिर यहां आना, फिर यहां आना, ये पूरा एक मेरे पास क्या होता है, आवर्तकाल मेरे पास होता है। अच्छा समझते हैं सर।
अब पूरे एक सेकंड मतलब जाकर वापस आना, इसको मैं दिखाऊं भाई ग्राफ से, भाई ग्राफ के हिसाब से समीकरण मेरे पास ये था और ये हाँ सर यही था। तो साइन ग्राफ बनाओगे तो कुल मिला के ये तीनों एक ही चीज को दिखाते हैं। देखो भैया, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। बात कैसे टाइम सर, वह समय जिसमें एक पूरा साइकिल पूरा हो जाए, आवर्त काल, आवर्त काल, ठीक सर। तो उसका आधा समय t/2, आधा समय t/2, उसका भी आधा t/4, उसका भी आधा t/4, मतलब जो पूरी की पूरी गति है 4 बराबर भागों में पूरी होता है। माध्य से आयाम तक जाना, आयाम से माध्य तक आना, माध्य से ऋणात्मक आयाम जाना और ऋणात्मक से वापस यहाँ आना, ये पूरा का पूरा एक साइकिल बनता है और 4 बराबर भाग। तो टोटल टाइम t था, तो हर एक हिस्से का, इस हिस्से का टाइम t/4, इस हिस्से का टाइम t/4, ये रहा। वापस जाना है सर नेगेटिव में, तो ये टाइम से कितना t/4 ही आएगा और यहां से भी जाने का समय कितना t/4 ही मेरे पास होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या सर? जी हाँ, एकदम बढ़िया बढ़िया शानदार तरीके से हमें ये पॉइंट एकदम क्लियर रहेगा। चलेगा दोस्त, दौड़ेगा? हाँ जी सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये पास पूरा एक साइकिल होता है। अब इनसे जुड़े कई सारे सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि आपका कण x बराबर a/2 पे किस समय पे आएगा, a/3 पे कब आएगा, a/4 पे कब आएगा, या a/8 पे, या a/√2 पे, या √3 a/2 पे कभी वो मेरे पास आएगा, ये आपसे पूछता है। तो उसके लिए कुछ सिंपल स्टैंडर्ड हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो उसके कुछ हमारे पास टेबल है। क्या बोलता है कि ये पूरा एक होता माध्य, आयाम, ऋणात्मक आयाम। तो क्या होता है कि अगर आपसे पूछे माध्य से लेकर a/2 या a/2 से यहां तक का जो समय होता है वो हमेशा t/12 होता है, और a/2 से a तक का जो समय होता है कितना, t/6 होता है। सेम तरह से अगर a/√2 की बात की जाए कि भाई यहां से यहां जाना हो या यहां से यहां पे आना हो, टाइम कितना t/8, ये भी कितना t/8, ठीक है। ये पूरा तो t/4 है, ये पूरा t/4, लेकिन भैया अगर बीच में ये दो बिंदु की बात करें तो उनके समय अपन ने दे दिया, इनको डायरेक्टली याद रखना, एग्जाम में बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है, ठीक है। चलेगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। क्या देखो, अब कुछ सिंपल चीजें देखो, हमें कोण निकालना आता है। हाँ सर, क्योंकि हमने कहा कि ओमेगा टी क्या है, कला है, कला मतलब कोण तो होता है ना। रुक जाओ, देखो ओमेगा टी क्या होता है सर, कला, कोण ही तो कहते हैं सर, बिल्कुल सही बात है, कला कोण। हाँ सर, सुनो, बात करें कि जब थीटा 0 हो, थीटा 0, सामान्य समीकरण क्या है, ए साइन थीटा, साइन थीटा। अगर थीटा 0 है तो साइन 0 कितना, 0 आता है, मतलब कि कर्ण फिलहाल आपका माध्यावस्था में। हाँ सर, माध्यावस्था x बराबर 0 पर है। यस सर। अगर कोण से कितना मेरे पास 30 डिग्री, अगर लगा लो कि कोण है 30 डिग्री, तो साइन ओमेगा टी का मान कितना होगा, 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो साइन थीटा 1/2, मतलब कि x कहां पर है, a/2 पर। ये विस्थापन हो गया, है ना। और सर देखो, बात कर लेते हैं, जब कोण कितना 45 डिग्री है, कोण कितना 45 डिग्री है, तो भैया साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 के हिसाब से a/√2 होगा आपका विस्थापन। सब बहुत बेहतरीन, शाबाश। कोण कितना 60 हो जाए तो साइन 60 कितना, √3/2, और इसके हिसाब से विस्थापन √3 a/2। बेहतरीन। अच्छा चलो मान ले साथ में पूछते टाइम की बात करें, किस समझो कि हमने कहा क्या, फेजर डायग्राम के हिसाब से कि पूरा एक चक्कर जो काटने का समय होता है वो आवर्तकाल होता है, करेक्ट। तो सर हमने शुरुआत की t/0 से, हम कितना चल गए, 30 डिग्री चल गए, करेक्ट ना। क्या 30 डिग्री जो मेरे पास होता है वो पूरे के पूरे चक्कर 360 का 1/12वां हिस्सा होता है। हाँ सर, हमने कहा था कि एक समान वृत्तीय पथ पे गति हो रहा है, बिल्कुल सही बात। तो पूरे चक्कर का टाइम अगर t है तो 30 डिग्री का t/12 होगा। आया क्या? ओ सर बहुत बढ़िया। अगर एक 45 है, सब 45 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा भाई, पूरा क्या 360 की बात करते हैं, काटो 1/8 आएगा, मतलब कि पूरा चक्कर काटने का समय कैपिटल टी होता है, तो 45 डिग्री के लिए t/8 आएगा। बेहतरीन, शानदार। सर 60 डिग्री, 60/360, जरा काटो तो भाई कितना, 1/6, तो समय कितना, t/6। सर क्या बात, बेहतरीन है। सेम काम हम लोग प्रारंभिक कला के लिए भी कह सकते हैं कि भैया प्रारंभिक कला जितना होगा उस हिसाब से कण के इसी से निकाल सकते हो। मान लो बोल दे कि प्रारंभिक कला मेरे पास 30 डिग्री है, तो लगा दे 30 डिग्री के हिसाब से कहां पर होगा, शुरुआत होगा आपका a/2 से,
सिंपल कहानी है। तो भाई कला है, सिर्फ कोण है, ज्यादा उनमें कंफ्यूज नहीं होने का। प्रारंभिक का मतलब शुरुआत कहां से हुई है, और आपका कुल कला मतलब कि टी टाइम पर आप लोग कहां पर, बस इतना फर्क पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं वेग और त्वरण। हम लोग जानते हैं अगर आपको x पता हो, v निकालना हो, a निकालना, तो भाई हाँ ऐसे काम आप लोगों ने किए हुए होंगे। याद करो, x पता है, v निकालना है, a निकालना है। x पता हो, v निकालना हो, हम करते हैं डिफरेंशिएशन अवकलन। v पता है, a निकालना है, हम करते हैं डिफरेंशिएशन, बोल दो अवकलन। a पता है, v निकालना, करते हैं इंटीग्रेशन। v पता है, x निकालना, करेंगे फिर से इंटीग्रेशन। चला क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो हमने किया समीकरण x का अवकलन, v कितना का dx बटा dt। हाँ सर, dx बटा dt भैया सॉल्व करते हैं तो a साइन का अवकलन होता है cos, ओमेगा बाहर आएगा, फिर ओमेगा t बचेगा। हाँ सर, हम जानते हैं। तो मेरे पास क्या है, v का समीकरण बनता है v बराबर v नॉट cos ओमेगा t। v नॉट कितना होगा, a इंटू ओमेगा। कितना पास होगा, a इंटू ओमेगा, ये होगा v नॉट का वैल्यू। चलेगा, सेम तरह से बात करें, a निकालोगे, अवकलन करोगे, मेरे पास फिर से a का समीकरण कितना आएगा, माइनस a नॉट साइन ओमेगा t। और यहाँ पे जो a नॉट होता है वो कितना, a ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें v नॉट क्या है, अधिकतम चाल, a नॉट क्या है, अधिकतम त्वरण। तो अधिकतम वेग, अधिकतम त्वरण। सर जी हाँ, ये आपके सामने आपको दिख पा रहा है। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चल ठीक है, याद रखेंगे भैया कि x और v में जो आपका कला का अंतर, कोण का अंतर होता है वो कितना, पाई बटा 2 का होता है। याद रखेंगे कि cos वाला ग्राफ साइन से हमेशा 90 डिग्री आगे चलता है, तो v x से हमेशा पाई बटा 2 कोण आगे रहेगा। सेम तरह से v और a की बात करें तो v और a में भी आपका a v से पाई बटा 2 कोण आगे रहता है। क्लियर है क्या? तो इन दो में या इन दो में कला का अंतर कितना, पाई बटा 2 का होता है। x और a सर दोनों की समीकरण सेम, बस आगे माइनस होता है, माइनस मतलब 180 डिग्री पाई का कोण। तो भैया x और a में कला अंतर कितना, पाई का मेरे पास होता है। चलेगा? हाँ सर, ओके। कुछ खास पॉइंट, v वेग, वेग मैक्सिमम कहां पर होता है, x बराबर 0 पर होता है। वेग का न्यूनतम मान कहां पे होता है, आपका आयाम पर होता है, प्लस माइनस a पर होता है। सेम तरह से त्वरण आपका अधिकतम होता है आपका कहां पे, आयाम पर, और न्यूनतम होता है माध्यावस्था पे। इन बातों को याद रखेंगे, रट के बैठेंगे। ठीक है बॉस, चलेगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, v का संबंध x के साथ। भैया डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना कि v का x के साथ संबंध, x बोलो तो उसकी स्थिति या बोले विस्थापन क्या होता है यहाँ पास, तो ये होता है v बराबर ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। सेम तरह से त्वरण का भी संबंध होता है x के साथ, माइनस का ओमेगा स्क्वायर x, जो कि SHM का कंडीशन ही होता है। सर जी हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इनसे जुड़े कुछ खास बातें हम जानते हैं कि x बराबर 0, जिसको हम लोग बोलते हैं माध्यावस्था, एकदम सेंटर पे जब हम लोग होते हैं, कण का वेग होता है सबसे ज्यादा, तो x का मान 0 रखना, v का अधिकतम मान a इंटू ओमेगा आएगा, जो कि आपने पहले पिछले पेज में दिखाया। कहां दिखाया, गिरा, v का अधिकतम मान a इंटू ओमेगा। बहुत बढ़िया। सेम तरह से अगर हम लोग बात करें भैया कि x बराबर a बटा 2, डायरेक्टली याद रखेंगे कि a बटा 2, ये बिंदु आपका ऐसा जो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जब x विस्थापन a बटा 2 रखोगे, a बटा 2 का स्क्वायर 1 बटा 4, 1 माइनस 1 बटा 4 कितना होगा, 3 बटा 4 होगा, और 3 का रूट रूट 3, 4 का कितना 2, a इंटू ओमेगा। तो ये बात थोड़ा याद रखिएगा कि अगर आयाम की आधी अवस्था में बात करता है तो वेग हमेशा रूट 3 बटा 2 गुना होगा, रूट 3 बटा 2 इंटू a इंटू ओमेगा। और सबसे खास बात की भैया, जब a बटा रूट 2 होता है तो अधिकतम मान का आधा आता है। हमारे पास अधिकतम मान का आधा बोले तो v नॉट का आधा कहां मिलेगा, a बटा रूट 2 पर। चलेगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। सेम तरह से पास ये रहा कि सर जहां पे x सबसे ज्यादा होगा वहां पे a भी सबसे ज्यादा मेरे पास होगा। तो x ज्यादा तो a ज्यादा, x कम तो a भी कम। तो x बराबर 0 पे a का मान कितना, 0 होता है, और x बराबर प्लस माइनस a पे a का मान सबसे ज्यादा मिलता है, ओमेगा स्क्वायर a। चलेगा? डन सर, ओके सर। अब यहाँ पे एक बड़ा हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम। समझ लो कैसा, कि मान लो अपन ने ऐसे सिस्टम लिया है कि आपने एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को जोड़ दिया एक द्रव्यमान के साथ m के साथ, ये इसका कि स्प्रिंग ये तंग हो गया। हम कहते हैं कि अगर स्प्रिंग को इसकी माध्य अवस्था से किसी एक तरफ सरका दिया जाए तो उसको वापस लाने के लिए स्प्रिंग का फोर्स होता है माइनस के इंटू एक्स। यस सर, ये बनता है इसका रीस्टोरिंग फोर्स। तो ऐसे सिस्टम के लिए हम लोग बात करते हैं, एफ कितना, माइनस के इंटू एक्स होता है। यस सर, हम जानते हैं ए कितना, एफ बटा एम। तो एफ में भाग दिया
m का, तो a मिल गया k x बटा m। कंपेयर करते हुए इसको किससे, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x से इसको कंपेयर किया जाए। क्या मैं करूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर से इसकी तुलना कर देंगे, तुलना करोगे तो ओमेगा स्क्वायर होगा k बटा m के बराबर, कर दो बराबर। तो मेरे पास क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए कोणीय आवर्त कितना, k बटा m का अंडर रूट होता है। आवर्तकाल निकालना तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बटा t। इनको जरा ऊपर से सॉल्व करना, t का फॉर्मूला कितना है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बटा k। ठीक है, चलेगा। ध्यान देंगे कि सर ये जो फॉर्मूला है ये जी पर निर्भर नहीं करता, जी पर निर्भर नहीं करता था, ग्रेविटी पर, ग्रेविटी पे निर्भर नहीं करता है। इसको कहीं भी ले जाओ, चांद पे ले जाओ, सूरज पे ले जाओ, अंतरिक्ष में ले जाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है क्या, हाँ जी सर, ये बात अपने को एकदम 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 क्लियर रहेगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, स्प्रिंग का संयोजन। भैया स्प्रिंग के अलग अलग तरह के संयोजन हमारे पास होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझना, ये जो मेरे पास है, तो ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम, कि जहां आप लोग स्प्रिंग को ऐसे लाइन बाय लाइन जोड़ते हो तो इनका तुल्य नियतांक, इनका तुल्य स्प्रिंग नियतांक का फॉर्मूला कितना होता है, के इक्विवेलेंट k1 k2 बटा k1 प्लस k2। हाँ सर, सेम तरह से ये जो पार्ट्स है कौन सा, ये और ये दोनों मेरे पास क्या होते हैं, स्प्रिंग के पैरेलल कॉम्बिनेशन को दर्शाते हैं, बोले तो समांतर क्रम संयोजन को दर्शाते हैं। और समांतर क्रम संयोजन में मेरे पास क्या होता है, k का तुल्य मान कितना, k1 प्लस k2 आता है। इससे फर्क क्या पड़ता है कि हो सकता है कि आपको डायग्राम में ऐसा दे कि स्प्रिंग एक साथ दो ऐसे कनेक्टेड है या ऐसे कनेक्टेड है या फिर ऐसे जोड़ देगा, तो ऐसे सिस्टम में जब भी होगा आप इनके लिए आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या लगाओगे, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बटा k तुल्यांक। बस इतना काम करने का। ओके सर। सर स्प्रिंग से क्वेश्चन और कैसे बना सकता है, स्प्रिंग से क्वेश्चन बनाने का भैया और तरीका ये भी होता है कि स्प्रिंग को काट दे, तो स्प्रिंग कटिंग का भी एग्जांपल होता है। सर जब स्प्रिंग को काटते हैं, तो स्प्रिंग को काटते हैं तो उसके लिए स्प्रिंग नियतांक k और लंबाई l का जो गुणनफल होता है वो आपस में हमेशा समान रहता है। तो भैया भले चाहे स्प्रिंग पूरा हो चाहे टुकड़ा हो, उसके लिए k इंटू एल हमेशा सेम आएगा। तो पूरी स्प्रिंग के लिए k इंटू एल बराबर होगा, पहले के लिए k1 l1 डन, दूसरे के लिए k2 l2 बराबर होगा। इनको सोल्व करेंगे, एक बार इन दो को बराबर करना तो k1 मिल जाएगा, एक बार इसको इसके साथ बराबर करना तो k2 आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ जी सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब बात करें SHM में ऊर्जा। सर कौन सी ऊर्जा, सर दोनों, एक होती है काइनेटिक ऊर्जा वस्तु की गति के कारण, तो हाफ mv स्क्वायर होता है बेसिक फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर होता है बेसिक फॉर्मूला, और v का मान हमने रखा भाई यहां से, कहां गया, v का मान ये रहा, v का मान हमने यहां से इसको उठा के वहां पे रखेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये बनता है। ठीक है, हम जानते हैं सर जहां पे वेग सबसे ज्यादा होता है वहां पे गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, याद करते भैया सर कि सर माध्य अवस्था पे आपका वेग होता है मैक्सिमम, जहां वेग होगा मैक्सिमम वहां पे गतिज ऊर्जा भी होगी सबसे ही ज्यादा, तो गतिज ऊर्जा माध्य अवस्था पे सबसे ज्यादा होता, तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे सबसे ज्यादा। और बात करते हैं कि सर जब हम बात करें x बराबर प्लस माइनस a पे, तो यहाँ पे वेग कितना न्यूनतम, बोले तो 0 आता है, और गतिज ऊर्जा पे कितना न्यूनतम, बोले तो 0 आता है। तो माध्य अवस्था माइनस a पे बात करें या प्लस a पे बात करें, गतिज ऊर्जा कितना 0 आपको मिलता है। अच्छा, सेम तरह से पोटेंशियल एनर्जी, सा कौन सा, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो भैया एक्स का मान जहां पे ज्यादा वहां पे ज्यादा आएगा, तो माध्य अवस्था पे एक्स 0, आपकी पोटेंशियल ऊर्जा 0, पोटेंशियल ऊर्जा मेरे पास कितना यहाँ पे है 0 है। हाँ सर, और जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, तो आपका आयाम पर, आपका आयाम पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, और जब इन दोनों को जोड़ देते हो तो आपको मिलता है टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। मेरे पास क्या है, कांस्टेंट, टोटल एनर्जी मेरे पास क्या होता है, हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। क्या ये बात अपने को क्लियर है क्या, यस सर, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, और फॉर्मूला रटने हैं, ये भी रटना है ये भी रटना है, ठीक सर। अब ऊर्जा से जुड़े कुछ खास छोटू मोटू केस यहाँ पे मैंने लिखवाया होंगे यार, नहीं लिखवाया क्या, अरे बाबा रे, चलो कोई नहीं, मैं देता हूँ, लिखता हूँ छोटू सा एक नोट केस। सर लिखा तो था, कहाँ रह गया ये पॉइंट, लिखा तो था मैंने, चलो कोई नहीं, रह गया होगा, देखो
वो पॉइंट जहां पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपस में बराबर, ठीक है, कहां पे होती है? तो ये होता है आपका x बराबर a बटा रूट 2। ये वो बिंदु जहां पे गतिज और स्थितिज ऊर्जा आपस में क्या है? बराबर बराबर आपस में बट जाएंगी सर, ठीक है, चलेगा। खान का पॉइंट है, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलेगा। आगे बात करते हैं सरल लोलक। सर एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल हमने कहा था कि एक तो होता है लीनियर एसएचएम जहां पे कण आपका एक सरल रेखा पे आगे पीछे गति करता है, तो यहां मेरे पास क्या है? एक निश्चित बिंदु माध्य अवस्था के इर्द गिर्द ये ऐसे कंपन करता है। अच्छा, कंपन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग आपका एंगुलर एसएचएम, कोणीय सरल आवर्त गति, है ना। सरल लोलक क्या होता है? इसका एग्जांपल है अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा को हम लोग कहते हैं कोणीय त्वरण, और थीटा मेरे पास आपका होता है कोणीय विस्थापन, चलेगा। हाँ सर, ओमेगा मेरे पास क्या है? सर ओमेगा आपका कोणीय आवर्ती होता है, चलेगा। बात करते हैं अब सरल लोलक के लिए डायरेक्टली ओमेगा का फॉर्मूला भैया अंडर रूट जी बटा एल याद रखने का है। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बटा टी, उसका यूज करें तो मेरे पास टी का मान 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार आपको देखने को ये मिलता है, ठीक सर। यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? या तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लेगा। सर क्या लंबाई बढ़ा दी तो टाइम कितना बढ़ेगा, लंबाई घटा दिया तो कितना बढ़ेगा, या जी को चेंज कर दिया। अब सर जी को चेंज कैसे कर सकता हूं? जी को चेंज करना मतलब कि पूरे सिस्टम को डाल दो लिफ्ट के अंदर, अगर लिफ्ट जाता है ऊपर थोड़ा भारी भारी फील होता है। सर क्यों? क्योंकि जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाता है, तो वो मान यहां डाल देना। सर अगर लिफ्ट नीचे आती है किसी त्वरण ए के साथ, तो ऐसी अवस्था में जी इफेक्टिव कितना? जी माइनस ए। सर क्यों? लिफ्ट नीचे आती है हल्का महसूस होता है, हल्का हल्का वैल्यू कम होता है, तो कितना? जी माइनस ए होता है। अगर आपका वही लिफ्ट या बोलो गाड़ी के अंदर ऐसे इसको आगे की ओर करा दो त्वरण, तो ये क्या होता है? सर नीचे आपका एम जी बल आता है, यहाँ पे आपका छदम बल सूडो फोर्स आता है, और यहाँ पे इन दोनों का परिणाम भी कितना? ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट मेरे पास बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जी इफेक्टिव, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है? पूरा फॉर्मूला सेम, बस जी की जगह पे क्या? जी इफेक्टिव मेरे पास आ जाता है। मोटी मोटी कहानी भी है यही, ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर, टू पेंडुलम ऑफ डिफरेंट लेंथ, क्या कि दो अलग अलग पेंडुलम है, वो एक साथ चल रहे हैं, लेकिन उनकी लंबाई अलग है। लंबाई अलग होगा तो लंबाई अलग होने से उनका आवर्तकाल भी अलग होता है। अब सवाल पूछते हैं कि कि किस समय पे दोनों के दोनों सरल लोलक आपस में समान कला में होंगे? क्या बोलते हैं? समान कला में होंगे। समान कला में होने वाला समय, समान कला में होने वाला समय, समझ रहे हो क्या? हाँ सर, समान कला में होने वाला समय समझते हैं क्या? हाँ जी सर। तो समान कला में होने वाला समय हम लोग ऐसे निकाल सकते, ये हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा, पता है मुझे, ये डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब इसका क्वेश्चन करूंगा तभी इसका आपको आइडिया लग पाएगा। कैसे? हमारे पास क्या दो सरल लोलक है, लंबाई L1 L2 है, तो होगा क्या कि ये दोनों समान कला में कब आएंगे? जब आपका एक सरल लोलक n दोलन पूरे कर चुका होगा और अगला वाला उससे एक प्लस आगे चल रहा होगा। पर ये बात सर ऐसे समझ में नहीं आएगी, जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब समझ में आएगा। न्यूमेरिकल होने के बाद फिर चीज आपको डायरेक्टली याद रह पाएगी, ठीक है। बात समझते हैं। बड़ी लंबाई का सरल लोलक, मान लो क्या ये जो मेरे पास फॉर्मूला ना, सर ये आपका होता है फॉर्मूला किसके लिए? जब लंबाई काफी छोटा होता है। सर लंबाई छोटा मतलब आपकी त्रिज्या, सर कौन सी है? पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में जब लंबाई बहुत छोटा होता है तब हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन अगर लंबाई थोड़ी बड़ी कर दी जाए, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में थोड़ा आसपास हो जाए कि त्रिज्या का आधा हो जाए या त्रिज्या का दुगुना हो जाए, हाँ सर, तो जब पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में आपकी लंबाई थोड़ी आराम से ठीक ठाक लेवल की आ जाए, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हालांकि यहां से क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट 1/g ब्रैकेट में 1/l प्लस 1/r, ठीक है। अब इसका भी एक स्पेशल केस बनता है, स्पेशल क्वेश्चन बनता है कि अगर मेरे पास l क्या हो? अनंत लंबाई का हो जाए। क्या बोलता है? अनंत लंबाई का सरल लोलक। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 1/अनंत कितना? 0 होता है, सिर्फ r बचेगा, r आएगा ऊपर, तो फॉर्मूला बन जाता है ये वाला, और जिसके लिए आवर्तकाल से कितना आता है? लगभग लगभग 84.6 मिनट्स। चल जाएगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। चलेगा दोस्तों? हाँ जी सर, है ना।
फिर भैया हमारे पास एक आता है कंपाउंड पेंडुलम। देखो सिंपल में क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में एक रस्सी के साथ एक वस्तु को बांधते हो छोटी सी को और उसका कंपन करवाते हो, ये आपका बनता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इसको हम लोग कहते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि ये छोटी वस्तु नहीं, कोई बड़ी वस्तु है, किसी बड़ी वस्तु को ही टांग दो, किसी बड़ी बड़ी वस्तु किसी बिंदु पर टांग दो और इसको किसी एक तरफ सरका दो। जब सरका के छोड़ो उसे क्या है, ये भी ऐसे ऐसे कंपन करेगा। तो इसके आवर्तकाल का समय हमारे पास ये होता है। अब से इसमें क्या देखो, देखो एक तो भैया वो बिंदु जहां से आपने इसको टांगा है, हिंज पॉइंट, हिंज बिंदु बोलते हैं, हिंज पॉइंट इसको बोलते हैं। हाँ सर ठीक है। एक आपका होता है सेंटर ऑफ मास, जहां पे आपका mg बल लगता है। हाँ सर, सेंटर ऑफ मास कह दो, सी कह दो। तो भैया एक तो आपका हिंज बिंदु है ना, ओ कह दो, एक आपका सेंटर मास सी कह दो। इनके बीच में जो दूरी होता है उसको कहते हैं एल। अच्छा, वो जो एल होता है वो यहाँ लिखा है mgl। एम पता है, जी पता है, वैसे ये आई क्या है, आई यहाँ पे आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोल दो जड़त्व आघूर्ण। आय को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण इसको कहा जाता है। चलो भाई क्लियर है क्या, हाँ जी सर, इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, जड़त्व आघूर्ण इसको कहा जाता है। आई होप हमें इसमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द पीड़ा वाली बात नहीं होगा, ठीक है चलेगा। लिखा भी एल क्या है, हिंज पॉइंट और सेंटर ऑफ मास के मध्य का दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एल कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट में वैल्यू डालना है, सॉल्व करना, अपना आंसर निकालने का। चलेगा दोस्तों, दौड़ेगा सर, बहुत बढ़िया। लास्ट मेरे पास क्या है, अवमंदित दोलन। देखो क्या होता है, क्या होता है, हम जब कभी किसी भी वस्तु का कंपन करवाते हैं तो उसके आसपास जो माध्यम होता है, जो सराउंडिंग होता है, उस वस्तु को हमेशा रोकने का प्रयास करता है क्या, हाँ सर। तो हमेशा उसको रोकने का प्रयास करता है, उसको स्लो डाउन करता है ना। जैसे कि हवा का प्रतिरोध हो गया, घर्षण बल हो गया, श्यानता बल हो गया माध्यम का, हाँ सर। तो ऐसे माध्यम के बल हमेशा वस्तु को रोकने का प्रयास करते हैं। तो होता क्या है, जब कभी किसी भी वस्तु को गति करवाते हो, हमारे पास क्या स्प्रिंग, बात करें स्प्रिंग की, कि हमारे पास ये ब्लॉक है, हम इसको करवाएंगे कंपन किसी एक दिशा में, m द्रव्यमान अगर x दिशा में विस्थापित कर दिया, मान लो उसका वेग कितना v है, तो इस टाइम क्या है, जहां वस्तु जाता है उसको रोकने के लिए से मेरे पास क्या आता है, एक आपका आता है डैम्पिंग फोर्स, अवमंदित बल, जो क्या होता है, समानुपाती होता है माइनस वी के। जब समानुपाती हटाते हो तो आपका आता है नियतांक माइनस का बी इंटू वी। इसको हम लोग बोलते हैं अवमंदन बल, अवमंदक बल, जो वस्तु के गति का विरोध करते हैं। जहां भी आप जाओगे उससे उल्टा बल आएगा। अगर मैं x में जा रहा हूं तो बल उल्टा, अगर मैं y में जा रहा हूं तो बल उल्टा। और x विस्थापन से उल्टा, विस्थापन का दिशा गति से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भैया कहां गति कर रहे हो ना, विस्थापन कहां है भैया। हो सकता है कि मेरा विस्थापन यहां से इस तरफ हो लेकिन गति मेरी उस तरफ हो, मैं उस तरफ जा रहा हूं, तो विस्थापन तो इस तरफ है, वेग उस तरफ है, तो दोनों बातें अलग है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। मेरे पास क्या है, तो जहां आपका विस्थापन होगा उससे विपरीत मेरे पास क्या आता है, स्प्रिंग फोर्स आता है। बहुत बढ़िया, तो दोनों बल के कारण आपका समीकरण बनता है कुछ ऐसा, माइनस बी बटा एम इंटू वी माइनस के बटा एम इंटू एक्स, ठीक है। ये भी द्विघात समीकरण है, इसको भी सॉल्व करने पे ऐसा ही कुछ समीकरण मिलेगा, लेकिन ए जो होता है सब वो इस बार ये होता है, ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस बी बटा 2m इंटू टी। ठीक है सर, इसमें बात लिखा दो। देखो सर, इसमें ए नॉट क्या है सर, ए नॉट को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक आयाम, प्रारंभिक आयाम इसको कहते हैं, ठीक है। बी को हम लोग कहते हैं आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट, या बोला अवमंदक गुणांक, अवमंदक गुणांक, डैम्पिंग कोफिशिएंट इसको कहा जाता है। एम आपका द्रव्यमान, टी आपका समय, सही हाँ। तो क्या आपका जो आयाम है वो समय के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से लगातार कम होता है। और रही बात हमारे पास कंपन की आवर्ती, कोणीय आवर्ती, तो ओमेगा होता है के बटा एम माइनस बी बटा 2m का होल स्क्वायर। के बटा एम क्या होता था सर, ओमेगा नोट का स्क्वायर होता था, ठीक है। तो ओमेगा नोट को हम लोग बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जब बाहर से कोई भी बल नहीं लग रहा हो वस्तु को रोकने के लिए, तो जब वस्तु कंपन करता है वो आवर्ती होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बिना किसी अवमंदक बल के। तो बिना किसी अवमंदक बल के फ्रीक्वेंसी होता ही है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, प्राकृतिक आवर्ती, हाँ सर। लेकिन जब अवमंदक बल होता है तो ये मेरे पास बनता है इसका आवर्ती। सर यहां से क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं बनते हैं, या तो इस पे बेस्ड डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर कुछ ये बातें पूछ सके भैया कि आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी v बटा 2m से ज्यादा हो तो अवमंदित दोलन होते हैं। अवमंदित दोलन का मतलब क्या होता है कि आपका जो दोलन है उसका आयाम लगातार कम होता चला जाता है, पहले ज्यादा फिर कम, कम
कम ऐसे, तो लगातार ये घटता चला जाता है। तो हम कहते हैं भाई यहां से आयाम घटता जा रहा है, चले क्या? हाँ सर, ऐसे आपका आयाम घटता चला जाता है। अगर ओमेगा नॉट बराबर है बी बटा 2m के या उससे छोटा है, क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं या ओवर डैम्पिंग बोलते हैं। इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है कि कण कंपन कर ही नहीं पाता, कण कंपन कर ही नहीं पाता, कि जैसे आप उसको विस्थापित करोगे वो फट से रेस्ट पाता है, कंपन होते ही फटाफट रेस्ट पे आता है, वे रुक जाता है। अच्छा है सर, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। अब जनरली जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्या ऐसे क्वेश्चन पूछता है? एक सिंपल बात बोलता हूं इसके लिए, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में आयाम समान अनुपात में कम होता है। समान अनुपात में कम होता है। समान अनुपात में क्या होता है? कम होता है। अच्छा सर, मतलब कि मान लो कि ए नॉट से ए बटा एन, फॉर सिंपल एग्जाम्पल, कि मान लो ये ए नॉट से ए नॉट बटा 2 होने का समय, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कि मान लो कितना 5 सेकंड है। तो हम ये कह रहे हैं कि हर बार समान अनुपात में घटने में सेम टाइम आपको देखो कि सर यहाँ पे बटे में 1 था, सबने आधा कर दिया, तो हम कहते हैं अब इस मान को और आधा करना है, तो भैया आधे का भी आधा 1/4 होता है। यस सर, तो भैया ए नॉट 2 का स्क्वायर 4, देखो क्या इसका आधा है क्या? तो आप पहली बार आधा करने का समय अगर 5 सेकंड था, तो अगली बार में भी 5 सेकंड ही आएगा। सर और आधा करो, तो भाई 4 को भी कर दो आधा, तो 1/4 का आधा 1/8 हो जाएगा। तो इसमें अगेन कितना 5 सेकंड आएगा। तो भाई समान अनुपात घटाने में हर बार आपको सेम समय लगने वाला है, ये बात जरा ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। डायरेक्टली इसको याद रखना, अपने लिए काम थोड़े से आसान हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका होता है SHM का छोटू सा माइंड मैप खत्म। माइंड मैप छोटा जरूर, लेकिन मैं बहुत इफेक्टिव, बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि इस पे जुड़ी काफी सारी छोटे छोटे पहले पहले सवाल हमारे पास एग्जाम में बनते हैं। तो कृपया करके इनको अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत टिपिकल मैंने नहीं चीजें नहीं की है, जो काम की बातें सिर्फ उतना आपको बताया गया है। ठीक है, बाकी में फोकस करिए, बाकी मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।